अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लोकसभा की 543 में से 542 सीटों पर काउंटिंग का अमल जारी है। आप कहेंगे कि काउंटिंग तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन रात 9 बजे तक लोकसभा की 542 सीटों में से करीब 200 सीटों के नताइज का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। रुझानों में बीजेपी अक्सरियत से दूर है, उसे 32 से ज़्यादा सीटों का नुकसान दिख रहा है। 2019 में पार्टी को 303 सीटें मिली थी। हालांकि एनडीए की हुकूमत बनती दिख रही है। रुझानों में एनडीए 294 और इंडिया अलायंस 232 सीटों पर आगे है। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में एनडीए को नुकसान हुआ है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक रात 9 बजे तक बीजेपी को 240, कांग्रेस पार्टी को 99, समाजवादी पार्टी को 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22, जनता दल यू को जो कि बिहार में है उसे 12, तेलुगु देशम पार्टी को 16, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस पार्टी को 10, सीपीआई एम को 4, आम आदमी पार्टी को 3, शिवसेना को 6, लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान की है इसे 5, वाईएसआरसीपी को 4, जनता दल एस को 2, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2, एनसीपी शरद चंद्र पवार को 7, राष्ट्रीय जनता दल को 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3, सीपीआई को 2, राष्ट्रीय लोकदल को 2। वैसे ही बहुत सी पार्टीज हैं जिन्हें एक एक सीट मिली है, जिनमें एनसीपी, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनसेना पार्टी है जिसे 2 मिले हैं, सीपीआई एमएल को 2 मिले हैं, असम गण परिषद, बीजू जनता दल को एक एक सीट मिली है। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी मुंतखब हुए हैं। मजमूई तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब तक इलेक्शन कमीशन के नतायज मुकम्मल तौर पर जारी नहीं किए जाते, जो कि आज देर रात तक हो जाएगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि मरकज़ में अगली हुकूमत कौन बनाएगा। हालांकि एनडीए के पास वाज़ेह अक्सरियत है, लेकिन बहुत से ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस की तरफ आ सकते हैं। फिलहाल बीजेपी की क़यादत में हुकूमत बनना सिर्फ इन 2 पार्टियों पर मुनहसर है। अगर ये दोनों अपनी वफादारी तब्दील करते हुए इंडिया अलायंस के साथ आते हैं तो शायद अगली हुकूमत इंडिया अलायंस की बन सकती है, लेकिन ये तस्वीर अगले 2-3 दिन में ही वाज़ेह होगी। कल एनडीए की एक बैठक होने वाली है, उसमें इसको लेकर बातचीत होगी। खुद इंडिया अलायंस की जानिब से अगला कदम क्या होगा इस पर फैसला कल लिया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात में तीसरी बार हुकूमत बनाने के बीच वज़ीर आज़म मोदी दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। हेडक्वार्टर्स पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया है। ये हिंदुस्तान की तारीख में एक तारीखी कामयाबी है। उन्होंने लिखा कि मैं इस अवाम के इस यकीन का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें तयक़ुन देता हूं कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कल तक वज़ीर आज़म मोदी बीजेपी की बात कहते थे, लेकिन अब वो एनडीए की बात कह रहे हैं। आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के नतायज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई कायदीन मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज मुल्क में जो इंतखाबी नतायज आए हैं वो अवाम के नतायज हैं। ये अवाम की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से
इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन। इंतखाबी नताइज के दरमियान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखी गई, जहां सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। दूसरी तरफ निफ्टी में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। टीसीएस के शेयर्स में भी 1% की कमी देखी गई। वहीं सन फार्मा के शेयर्स में इजाफा देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मरकजी इंडेक्स सेंसेक्स 9:32 पर 2700 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 73,808.49 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग शुरू की। इस गिरावट का बहुत बड़ा नुकसान शेयर होल्डर्स का हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक शेयर होल्डर्स के करीब 14 लाख करोड़ का उन्हें नुकसान हुआ। हालांकि सब अंदाजे हैं, इसका फिगर बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैजाबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त हुई। फैजाबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी के सीनियर लीडर व पार्लिमानी उम्मीदवार लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उदेश प्रसाद ने 56,000 वोटों से हरा दिया। अब बात तेलंगाना की। रियासत की 17 लोकसभा हलकों में 13 मई को मुनक्किद हुई रायदही के आज नतायज जारी कर दिए गए, जिसमें हुक्मरान जमात कांग्रेस और बीजेपी ने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि हैदराबाद लोकसभा की 22 खास सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने रिकॉर्ड सत्ते पर कामयाबी हासिल करते हुए 5वीं मरतबा अपना कब्जा बरकरार रखा। कांग्रेस ने जिन 8 पार्लिमानी हलकों में कामयाबी हासिल की, उनमें वरंगल, महबूबाबाद, खम्मम, नलगुंडा, भोनगिर, नागर कर्नूल, जहीराबाद और पेद्दापल्ली शामिल हैं। इसी तरह बीजेपी ने सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, आदिलाबाद, निजामबाद, करीमनगर, चेवल्ला, महबूबनगर और मेदक में कामयाबी हासिल की। इन इंतखाबात में अपोजिशन बीआरएस का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया। बीआरएस पार्टी 1-2 हलकों में दूसरे नंबर पर रही, बाकी तमाम जगह तीसरे नंबर पर रही। हैदराबाद में ये चौथे नंबर पर थी, बाकी 16 हलकों में बीआरएस तीसरे नंबर पर रही। इस तरह लोकसभा से बीआरएस की नुमाइंदगी खत्म हो गई है, जो 2004 से नुमाइंदगी करती थी। इन इंतखाबात में बीजेपी की ताकत दुगनी हो गई है। जाफरानी जमात की नुमाइंदगी 4 से बढ़कर 8 हो गई। इस मरतबा बीजेपी ने हैदराबाद के नवाही इलाकों पर मुश्तमिल 2 पार्लिमानी हलके चेवल्ला और मलकाजगिरी के अलावा महबूबनगर और मेदक से कामयाबी हासिल करते हुए इन सीटों को बीआरएस से छीन लिया। इसी तरह हुक्मरान जमात कांग्रेस का मुजाहरा भी बेहतरीन रहा, जहां कांग्रेस ने अपनी तादाद को 3 से 8 तक पहुंचा दिया। कांग्रेस ने वरंगल, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, जहीराबाद और पेद्दापल्ली पर कब्जा कर लिया। ये तमाम हलके गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस के कब्जे में थे। बीआरएस पार्टी ने सिर्फ मेदक पार्लिमानी हलके में बीजेपी को सख्त मुकाबला दिया और 2-3 राउंड्स में बीजेपी उम्मीदवार वेंकटराम रेड्डी सबकत में रहे। ताहम बाकी के तमाम राउंड्स में बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव ने वेंकटराम रेड्डी को काफ़ी पीछे छोड़ते हुए अपनी जीत दर्ज करवाई। रियासत के 17 हलकों में महबूबनगर को छोड़कर बाकी तमाम हलकों में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों में यकतरफा मुकाबला देखा गया। 10 से ज़ायद उम्मीदवारों ने लाखों वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जिनमें सबसे ज़्यादा अक्सरियत नलगुंडा से मुकाबला करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार रघुवीर रेड्डी हैं, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सैदी रेड्डी को 5,59,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी।
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మోడీ హవా కొనసాగింది. మోడీ గారి పేరు మీద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫలితాలు వచ్చినాయి. అందుకే ఇంత పెద్ద ఎత్తున మెజార్టీ కరీంనగర్ ప్రజలు ఇచ్చారు. గతంలో ఉన్నటువంటి రికార్డును బద్దలు కొట్టి అన్ని విషయాల్లో ఇంత పెద్ద మెజార్టీ సాధించడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇతర పార్టీలు ఎన్నికల సందర్భంలో అనేక తప్పుడు ప్రచారాలు చేసేటప్పుడు కూడా, ప్రజలను ప్రలోభాలకు గురి చేసే ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు కూడా, వివిధ కుయుక్తులు పన్నినప్పుడు కూడా, అభాండాలు వేసేటప్పుడు కూడా, ఇలా సంజయ్ మావోడు మా స్థానికుడు, మాకు ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ కష్టం వచ్చినా ఒక రక్షణ కవచంగా ఉంటాడు. కాబట్టి మా ఓన్కి మేము ఓటేస్తాం, కరీంనగర్ కన్నా బిడ్డ అని చెప్పి భావించి ఒక నమ్మకం విశ్వాసంతో ఇవాళ పెద్దలందరూ వాళ్ళ కన్న కొడుకుగా, మా అక్కలు చెల్లెందరూ కూడా వాళ్ళ సోదరునిగా, మా అన్నలందరూ కూడా వాళ్ళ తమ్మునిగా భావించి వాళ్ళ ఎవరి